सरस्वती शिक्षा समिति पाली की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम कक्षा अष्टमी विषय विज्ञान पाठ 6 दहन एवं ज्वाला इसके अगले टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारा अगला टॉपिक है दहन एवं ज्वाला। हमने पिछले अध्याय में दहन किसे कहते हैं और दहन में जलने वाले पदार्थों को दाह्य पदार्थ कहा जाता है, उनके बारे में हमने पढ़ा था। अब हम बात करते हैं, आपके सामने एक सारणी दे रखी है। सारणी में आपके पदार्थ के नाम दे रखे हैं। दाह्य पदार्थ कौन सा है, अदाह्य पदार्थ कौन सा है। मैंने आपको पहले बता दिया कि दाह्य पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो दहन के दौरान ईंधन के रूप में जलते हैं और अदाह्य पदार्थ नहीं जलते। सबसे पहला जो दाह्य पदार्थ आपको दे रखा है, जो पदार्थ दे रखा है, वो है लकड़ी। अब क्या लकड़ी वायु की उपस्थिति में जलती है? इसका मतलब वो दाह्य पदार्थ है, अदाह्य पदार्थ नहीं है। उसी प्रकार लोहे की कील के बारे में बात करें, क्या लोहे की कील वायु की उपस्थिति में जलती है? तो हम कहेंगे लोहे की कील वायु की उपस्थिति में जलती नहीं है। तो लोहे की कील दाह्य पदार्थ नहीं होकर कौन सी पदार्थ है? अदाह्य पदार्थ। उसी प्रकार कागज जो है वो वायु की उपस्थिति में जलता है, इसलिए दाह्य पदार्थ है। पत्थर का टुकड़ा क्या वायु की उपस्थिति में जलता है? नहीं, तो ये दाह्य पदार्थ नहीं है। कौन सा पदार्थ है? अदाह्य पदार्थ। इसी प्रकार कागज का टुकड़ा वायु की उपस्थिति में जलता है, इसलिए वो कौन सा पदार्थ है? दाह्य पदार्थ, अदाह्य पदार्थ नहीं है। स्ट्रॉ की यदि अपन बात करें, जो कि प्लास्टिक की अपन जूस पीने के लिए यूज़ में करते हैं, उसको आप वायु की उपस्थिति में जलाओगे तो वो वायु की उपस्थिति में जलती है, इसका मतलब दाह्य पदार्थ है, अदाह्य पदार्थ नहीं है। मिट्टी का तेल जिसे हम केरोसिन कहा जाता है, तो केरोसिन भी वायु की उपस्थिति में जलता है, तो ये भी कौन सा पदार्थ है? दाह्य पदार्थ है। कास्ट कोयला यानी कोयले जिसका हम उपयोग करते हैं चिमनी के अंदर, सिगड़ी के अंदर, तो वो भी वायु की उपस्थिति में जलती है, इसका मतलब वो भी दाह्य पदार्थ है। और माचिस की तिलिया भी वायु की उपस्थिति में जलती है, इसलिए ये भी क्या है? दाह्य पदार्थ। ये सारणी जो है वो आप सभी भैयाओं को अपनी कॉपी में करनी है और इस कॉपी में आपको सारणी बनाकर करनी है और सारणी में ये भी बताना है कि दाह्य कौन सा और अदाह्य पदार्थ कौन सा है। अब हम अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। अगला हमारा टॉपिक मुख्य टॉपिक है दहन के लिए क्या वायु आवश्यक है, यानी किसी भी चीज़ को जलाने के लिए क्या वायु चाहिए या नहीं चाहिए, यानी वायु जरूरी है या नहीं है, उसके बारे में बात करते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक जलती हुई मोमबत्ती को मेज के ऊपर रखिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक जलती हुई मोमबत्ती को किसके ऊपर रखते हैं? मेज के ऊपर रखते हैं। कांच की चिमनी को मोमबत्ती के ऊपर लकड़ी के दो गुटकों के बीच इस प्रकार रखिए कि वायु की चिमनी के अंदर प्रवेश करती रहे। यानी सर्वप्रथम, जैसे चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। सर्वप्रथम आपने एक मोमबत्ती ली, उस मोमबत्ती को आपने कहाँ रखा? उस मोमबत्ती को आपने इस मेज के ऊपर रख दिया। और मोमबत्ती को मेज के ऊपर रखने के बाद आपको क्या करना है, एक कांच की चिमनी, आपको ये जो कांच की चिमनी आपको दिखाई दे रही है, इस कांच की चिमनी को क्या करना है, मोमबत्ती के ऊपर किस प्रकार रखना है कि ये लकड़ी के दो गुटकों के बीच, देखो आपको चित्र के में दिख रहे होंगे स्पष्ट रूप से कि लकड़ी के दो गुटके इस दिख रहे हैं। तो इन लकड़ी के दो गुटकों को मेज के ऊपर रखा, इसके बीच में आपने किसको रखा? मोमबत्ती को रखा, और मोमबत्ती के ऊपर आपने एक कांच की चिमनी इसके अंदर रख दी, जो कि ऊपर से क्या है? बंद है। अब हम बात करते हैं वापस। तो देखो गुटकों के बीच इस प्रकार रखिए कि वायु चिमनी के अंदर प्रवेश करते रहे। तो आप देख सकते हो वायु इसके अंदर क्या करेगी? आसानी से प्रवेश कर जाएगी, चिमनी के अंदर प्रवेश करती रहे। देखिए ज्वाला का क्या होता है। तो हम क्या देखते हैं चित्र के माध्यम से कि ज्वाला जो है वो आसानी से जल रही है। आप देख सकते हैं ज्वाला जो है वो आसानी से, यानी मोमबत्ती जो आसानी से जल रही है, मोमबत्ती में ज्वाला उत्पन्न हो रही है। अब हम बात करते हैं आगे। अब हम मेज पर रखे लकड़ी के दो गुटकों को हटा लेते हैं। अब हम देखते हैं कि ज्वाला क्या क्या होता है। तो देखो आप, जब आपने प्रथम स्थिति में लकड़ी के दो गुटके उपस्थित थे, लेकिन द्वितीय स्थिति में आपके पास लकड़ी के दो गुटके उपस्थित नहीं है ना, आपने लकड़ी के दो गुटकों को हटा लिया। जैसे ही आपने लकड़ी के दो गुटकों को हटाया, तो हटाने के दौरान क्या हुआ, मोमबत्ती की जो ज्वाला है वो कंपन के साथ क्या हो जाती है? धुआं उत्पन्न करती है। कंपन के साथ क्या उत्पन्न करती है? धुआं उत्पन्न करती है। अब देखते हैं, इसके पश्चात कांच की चिमनी के ऊपर एक कांच की प्लेट रख देते हैं। अब तीसरी कंडीशन में आपने क्या कर दिया कि इस कांच की प्लेट को इस चिमनी के ऊपर रख दिया, यानी लकड़ी के दो गुटकों को भी हटा दिया और कांच की चिमनी के ऊपर कांच की एक प्लेट भी आपने रख ली। अब इन तीनों स्थितियों के बारे में हम निष्कर्ष निकालते हैं। देखो, हम पाते हैं कि दहन के लिए वायु आवश्यक है। प्रथम स्थिति में लकड़ी के दो गुटकों के बीच में से वायु चिमनी में प्रवेश आसानी से कर पा रही थी, इसलिए मोमबत्ती जल रही थी। जैसे प्रथम स्थिति के बारे में बात करें, जो कि ये स्थिति है, इस स्थिति में आप देखोगे जब तक
चिमनी के नीचे ये दो गुटके लगे हुए थे, तब तक वायु जो है वो इस चिमनी के अंदर प्रवेश कर रही थी आसानी से, तब तक मोमबत्ती जल रही थी, यानी वायु इनको मिल रही थी। लेकिन जैसे ही दूसरी स्थिति आई तो दूसरी स्थिति में क्या हुआ, जब लकड़ी के दो गुटकों को हटा लिया जाता है तो वायु चिमनी के नीचे से थोड़ी सी प्रवेश करती है, हल्की सी जो जगह होती है उस जगह में से वायु प्रवेश करती है, और वायु प्रवेश करने के दौरान मोमबत्ती की ज्वाला हल्की सी क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है ना, धुआं उत्पन्न करती है। तो दूसरी स्थिति में देखोगे लकड़ी के गुटके उपस्थित नहीं है, मोमबत्ती को वायु मिल नहीं पा रही है। इस कंडीशन में क्या होगा कि भाई मोमबत्ती को वायु नहीं मिल पा रही है, यानी कि इस कांच के अंदर, इस कांच की चिमनी में जितनी वायु है उतनी वायु मोमबत्ती का उपयोग कर लेगी, और धीरे धीरे उसकी ज्वाला जो है वो क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी, क्योंकि चिमनी के अंदर वायु धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। एक स्थिति ऐसी आएगी जब चिमनी के अंदर उपस्थित जो मोमबत्ती है उसमें से क्या निकलेगा, धुआं निकलेगा। अब उस धुएं के बारे में बात करते हैं। चिमनी के नीचे थोड़ा सा वायु प्रवेश करती है, जिससे मोमबत्ती की ज्वाला हल्की सी क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। जबकि तीसरी स्थिति में जब कांच की चिमनी के ऊपर कांच की प्लेट रख दी जाती, यानी आपने तीसरी कंडीशन में क्या कर लिया, तीसरी कंडीशन में चिमनी के ऊपर आपने क्या कर ली, कांच की प्लेट रख दी। और जब कांच की प्लेट आपने रख दी तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि भैया जो चिमनी के अंदर मोमबत्ती को थोड़ी बहुत वायु मिल रही थी, अब वो भी वायु नहीं मिल रही, और मोमबत्ती जो है पूर्ण रूप से क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, पूर्ण रूप से बुझ जाती है। तो क्या देखते हैं, प्लेट रख दी जाती है तो मोमबत्ती की ज्वाला कंपन के साथ धुआं उत्पन्न करके बुझ जाती है। इन तीनों स्थितियों से स्पष्ट होता है कि दहन के लिए वायु आवश्यक है। आप देख सकते हो जब तक पहली स्थिति में मोमबत्ती को वायु मिल रही थी दो गुटकों की सहायता से, जब तक मोमबत्ती जल रही थी। दूसरी स्थिति में जब आपने दो गुटके हटा लिए तो उस कंडीशन में मोमबत्ती की ज्वाला थोड़ी सी धीमी हो जाती है, थोड़ी समय पश्चात वो बुझ जाती है और धुआं उत्पन्न करती है। जबकि तीसरी कंडीशन में न तो उसको वायु मिल रही है और ऊपर से अपन ने कांच की प्लेट भी रख दी, जिससे वायु पूर्ण रूप से नहीं मिल पाती और मोमबत्ती क्या हो जाती है, बुझ जाती है। इन तीनों कंडीशन से, इन तीनों स्थितियों से हमें पता चलता है कि दहन के लिए वायु आवश्यक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, क्योंकि प्रथम स्थिति में जब मोमबत्ती को पूर्ण रूप से वायु मिल रही थी तब तक मोमबत्ती जल रही थी, लेकिन अंतिम स्थिति आते आते जब कांच की चिमनी में वायु उपस्थित नहीं थी तो मोमबत्ती की ज्वाला कंपन के साथ धुआं उत्पन्न करके बुझी। इन तीनों स्थितियों से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दहन के लिए वायु आवश्यक है। अब इस टॉपिक से रिलेटेड जो ग्रह कार्य, उस ग्रह कार्य के बारे में हम यहाँ बात करें तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, जो कि क्या है, दहन के लिए वायु आवश्यक है, चित्र सहित समझाइए। यानी दहन के लिए क्या वायु आवश्यक है, उसको चित्र सहित समझाना। तो जो चित्र मैंने आपको इस वीडियो में समझाया, इसी चित्र को आपको अपनी कॉपी में बनाना है और इन तीनों स्थितियों के बारे में चर्चा करनी है, जो कि गृह कार्य के रूप में अपनी कॉपी में करना है। इससे पहले आपको जो मैंने इस वीडियो में सारणी के रूप में जो गृह कार्य दिया था, ये सारणी भी आपको अपनी कॉपी में बनानी है। तो ये दो गृह कार्य आपको इस वीडियो के जरिए आपको पूर्ण करना है। धन्यवाद।